हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का। चैप्टर फर्स्ट है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसमें क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसे सर्च करना होगा टेलीग्राम पे जाके। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाया करेंगे, सभी अपडेट मिल जाएगी। और क्वेश्चन पेपर आप ढूंढते रहते हो, जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, सैंपल पेपर हो गया, वो भी आपको हमारे ग्रुप के अंदर आसानी से मिल जाएगा। और डिटेल में अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो तो आपको हर तरह के नोट्स हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। और गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। और बहुत ही जल्दी हम अपनी वेबसाइट को अपडेट करके इसमें बहुत सारे फ्री नोट्स और डालने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है। और आप वहां से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहां डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार सिलेबस देख लीजिए। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। टोटल 8 चैप्टर हैं। आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 7 चैप्टर जो है वो आपके बच जाएंगे। अब बात करते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पे। टॉपिक देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो हम करने वाले हैं। तो ये जो ज्योग्राफी है, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी कौन कौन सी है आप ये समझिए। देखिए, एक तो है हमारा भौतिक भूगोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा हमारा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मानव के बारे में। और भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारे चारों ओर, जैसे आप पृथ्वी की संरचना हो गई, महासागर, महाद्वीप, भूआकृति, वायुमंडल, सौर विकिरण, जल, जलवायु, ज्वालामुखी, ये सब हम भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल के अंदर हम मानव और मानव से संबंधित चीजों को ही पढ़ते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल हो गया, जनसंख्या, राजनीतिक भूगोल, मानव आवास, आर्थिक विकास, ठीक है, ये पढ़ते हैं। ये भूगोल आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो, आप इसको पढ़कर ही आए हो क्लास 12th में। और क्लास 12th में आपको ये मानव भूगोल पढ़नी है, ठीक है। तो भूगोल आप समझ गए हो कि इसको हमें दो कैटेगरी में बांट के पढ़ना है। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा अपने मेन मेन टॉपिक की। तो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाता है कि मानव भूगोल की मुख्य परिभाषाएं बताइए। देखिए, मानव भूगोल की तीन प्रमुख जो भूगोल वेता हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने परिभाषा बता रखी है। तो मानव भूगोल की अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो कौन कौन से वो हमारे भूगोल वेता हैं, तो देखिए, इसमें हमारे रेटजेल आ जाते हैं, एलएनसी सैंपल आ जाते हैं, पॉल विडाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों विद्वानों ने अपने अपने अनुसार मानव भूगोल की क्या की है, परिभाषा दे रखी है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि रेट जेल के अनुसार रेट जेल क्या कहते हैं। तो देखिए, रेट जेल का कहना है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और धरातल के बीच में जो संबंध होते हैं उसका संश्लेषित अध्ययन है। अब देखिए, एक बात आपको याद रखनी है कि जो परिभाषा होती है ना, परिभाषा हमको उसी लैंग्वेज में याद करनी होती है जिस लैंग्वेज में दी गई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो रेट जेल ने ये परिभाषा दे रखी है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये परिभाषा आपके पेपर में आ सकती है। और आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगे हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पहले से ही परिभाषा लिख के दे देंगे क्वेश्चन के अंदर। और आपसे ये पूछ लेंगे, बताइए ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, और ऑप्शन में आपको नाम दे देंगे, रेट जेल हो गया, विडाल हो गया, ठीक है, या सैंपल हो गया, ऐसे आपसे दे देंगे। फिर अगला, ये तो थी हमारी रेट जेल के अनुसार परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा जो है हमारी, वो है एलएनसी सैंपल के अनुसार। तो सैंपल जी ने क्या कहा है, इसको समझते हैं। सैंपल जी हैं जो, इनका कहना है कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील जो मानव है उसके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है उसका अध्ययन है। यानी कि ये कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा पोल विडाल। देखो, इनका नाम बहुत बड़ा है। पोल विडाल क्या कहते हैं, इनके अनुसार थोड़ा परिभाषा को हम समझते हैं। तो पोल विडाल का कहना है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम होते हैं, जो भी भौतिक नियम हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं, वो तथा इस पर रहने वाले जीव, जीव में मनुष्य आ जाएंगे, ठीक है, जीव जंतु आ जाएंगे, ये सभी, इनके मध्य में जो संबंध है और इसके जो अधिक संश्लेषित ज्ञान है, उससे जो उत्पन्न जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको इन्होंने मानव भूगोल माना है। तो आपने देखा कि तीनों विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा जो है अलग अलग तरीके से दे रखी है। तो इनमें से क्या होता है, आपके कोई भी एक परिभाषा दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, बताइए ये कौन सी परिभाषा है और किसके द्वारा दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपना टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, इसका क्या नेचर होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखो, मैं आपके सामने किताबी लैंग्वेज रखता हूं, ये आपकी किताब में दी हुई है।
तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो किताब की लैंग्वेज है, बहुत ही मुश्किल है, आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। ये कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो भौतिक पर्यावरण, यानी कि जो हमारे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो, और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, उसका अध्ययन होता है और इसकी परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, यानी इंटरेक्शन होता है। तो ये तो हो गया हिंदी में। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि इंटर रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं बिटवीन किसके किन के बीच में, तो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण था इसके बीच में, और जो हमारा सोशियो कल्चर जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके बीच में जो आप देखते हैं इंटर रिलेशनशिप होती है, इसको कहा गया है मानव भूगोल की प्रकृति यानी कि नेचर। अब यहाँ पे आपको दोनों ही लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्योंकि किताब की लैंग्वेज है बहुत ही टफ है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, यहाँ पे आसान भाषा में समझाऊंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या था, प्रकृति में दो टर्म यूज कर रखी थी, एक तो भौतिक पर्यावरण। अब ये भौतिक पर्यावरण क्या होता है, देखिए भौतिक पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ होता है, जो भी फिजिकली हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, जैसे मान लो नदी हो गई, पहाड़ हो गए, ठीक है, या फिर नदी पहाड़ के अलावा कोई भी प्राकृतिक चीज, वन हो गया, ये सब जो भी हमारे चारों ओर है वो भौतिक पर्यावरण में आ जाता है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरी टर्म यूज करी हुई है यहाँ पे, वो है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को हम बोलते हैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, ठीक है, यही दो टर्म यूज हो रखी है आपकी। अब आप समझिए भौतिक पर्यावरण में क्या होता है। भौतिक पर्यावरण में अगर आप देखोगे फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो हमारे चारों ओर जो भी चीजें होती है वो सब भौतिक पर्यावरण में हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी जो है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसा हमारा फिजिकल पर्यावरण होगा यानी भौतिक पर्यावरण होगा, वैसी ही हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण हो जाएगा, यानी वैसे ही हमारा कल्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है। अब पहाड़ी एरियो में आप देखोगे कि ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, वहां पे सुविधाएं भी आसानी से नहीं पहुंचाई जा सकती। तो यहाँ के जो लोग होंगे इनका कल्चर आपको अलग दिखेगा, ठीक है, यहाँ के लोग जो होंगे उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका खान पान आपको अलग दिखेगा। अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी जगह की जो बहुत ही गर्म है, ठीक है, जैसे मान लो राजस्थान का कोई ऐसा एरिया है जो कि काफी गर्म एरिया है, वहां पे बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ के लोगों का जो पहनावा होगा, इनका जो कल्चर होगा, इनका जो खान पान होगा, सब कुछ अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा पर्यावरण होता है, ठंडे प्रदेशों में आप देखोगे वहां के लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा अलग होता है, ठंडे प्रदेशों वाले लोगों का अलग होगा, गर्म प्रदेशों वालों का अलग होगा, पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जो कल्चर होगा वो अलग होगा, उनका सब कुछ डिफरेंट होगा। तो जैसा हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है ऐसा ही हमारा कहीं ना कहीं कल्चर हो जाता है, ऐसा ही हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसा कि हमारा जो भौतिक पर्यावरण होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम ढल जाते हैं, ये बताया गया। और इन दोनों का ही अध्ययन, इन दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है इसी का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में। तो यही मानव भूगोल की प्रकृति है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान करके समझाया है। इसके बाद देखो एक टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा आपके आता है पेपर में, इसमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, या तो आपसे ये पूछ लेंगे बताइए मानव का प्रकृतिकरण क्या है, ठीक है, या ये पूछ लेंगे बताइए प्रकृति का मानवीकरण क्या है। इन दोनों में क्या अंतर है, या इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को पूछ लेते हैं। तो देखिए मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, आसान शब्दों में समझिए। देखिए क्या था कि मानव यानी कि मनुष्य जो है, मनुष्य पहले प्रकृति के नियमों को नहीं जानता था, ठीक है, प्रकृति के नियमों को जब वो नहीं जानता था, जब वो आदिम अवस्था में था, तो वो बहुत डरता था, प्रकृति से डरता था। मान लो बिजलियां कड़क गई आसमान में तो वो डर जाता था, मानव को लगता था कि भगवान जो है वो हमसे नाराज हो गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, या कोई भी प्राकृतिक घटना हो जाती थी वो डर जाता था, ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति से बहुत डरता था, तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो ये तब वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता था, ठीक है, यानी कि अपने आप को वो प्रकृति के अनुसार ढाल लेगा। जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेगा तो उसको बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण, क्योंकि वो प्रकृतिकरण हो रहा है उसका। दूसरी तरफ है प्रकृति का मानवाकरण, मानवीयकरण। इसका मतलब क्या है, देखिए जब मनुष्य को अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास जो भी है उन सब चीजों का जब ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, ठीक है, तब वो क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी का विकास करता है और धीरे धीरे वो प्रकृति की जो चीजें होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो गई या जो भी है, उसको वो आसानी से समझने लग जाता है और कहीं ना कहीं प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लग जाता है। तो उसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। एक जगह है मानव का प्रकृतिकरण, एक है प्रकृति का मानवीकरण। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा ना मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज है, मानव का प्रकृतिकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी को
इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसी हमारी टेक्नोलॉजी होगी कहीं ना कहीं हमारा वैसा ही सांस्कृतिक विकास माना जाता है, ठीक है। तो फिर मानव जो है वो प्रकृति के नियमों को अच्छे तरीके से समझने के बाद ही समझकर ही टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है। बिल्कुल, अगर मानव को मान लीजिए प्रकृति के नियम ही नहीं पता होंगे तो वो कभी भी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पाएगा। मानव को जब गति के नियम पता लगे तभी उसने एरोप्लेन बना दिया, ठीक है। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता करी है। जब यानी कि हमने घर्षण और ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को समझा, उसकी संकल्पना को समझा, तभी हम अग्नि की खोज कर पाए। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, प्रकृति का यह नियम ही नहीं समझ में आता, तो इसके अग्नि की खोज हम नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्य को जब हम जान गए, यानी मनुष्य जब जान गया, तब वो बहुत सारी बीमारियों के पे विजय पाने के योग्य बन गया। उसने कई सारे एंटीवायरस और ऐसी दवाइयां बना दी। इसके बाद क्या है, अधिक तीव्र गति से चलने वाले जो यान हैं, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, उसको विकसित करने के लिए भी वायु की गति के नियम जो थे इसको जान पाए हैं। अब आप सोचो कि अगर वायु की गति के नियम की ही नहीं जान पाते तो कभी भी एरोप्लेन बनाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको यह समझा दिया गया है कि प्रकृति के नियमों को जानने के बाद ही मनुष्य ने क्या किया है, अपना विकास किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि प्रकृति प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जब तक हम प्रकृति के ज्ञान को नहीं जान पाएंगे ना, प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम टेक्नोलॉजी का विकास कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए पर्यावरण की कई सारी बंदिश होती है, उसको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको कम कर सकते हैं। और तब ये तभी कर सकते हैं जब हमें प्रकृति के नियमों का पता हो। अब एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं। मान लीजिए कोई गर्म जगह है, कोई देश है, वहां पे बहुत गर्मी रहती है, वहां पे टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब लोगों को वहां पे रहने में कितनी समस्या होंगी, सोचो आप, लोग निकलेंगे धूप में झुलस जाएंगे, कितनी गलत कंडीशन होगी। लेकिन फिर भी क्या वहां लोग रहते नहीं है, रहते हैं। अब वो प्रकृति की बंदिश है कि भाई इतना टेम्परेचर है, लेकिन मनुष्य ने क्या करा, एसी बना दिया। अब जब मनुष्य ने एसी डेवलप कर दिया तो वो उस गर्मी को कहीं ना कहीं कम कर सकता है, एसी से उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। अब देखो नेचर ने हमको इतना टेम्परेचर दे दिया, लेकिन हमने, मानव ने टेक्नोलॉजी का विकास करके उसको कम कर दिया। आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। अब सोचो, मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पे बहुत ठंड रहती है, टेम्परेचर आपका माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, लोग वहां पे बहुत दिक्कतों में रहते हैं, बहुत समस्या में रहते हैं। अब वहां पे लोगों ने टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करके हीटर और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह का कहीं ना कहीं खोज कर दी, बना दिया। अब हीटर के जरिए ये क्या है, उस टेम्परेचर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। तो यही आपको बताया है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति का ज्ञान है वो होना जरूरी है। प्रकृति का ज्ञान होने के बाद ही मनुष्य टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है, और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ही मनुष्य जो है पर्यावरण की जो बंदिशें हैं उसको कहीं ना कहीं कम कर पाया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और आगे। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था, और इन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। बिल्कुल, देखिए जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, जब उसे ज्यादा प्रकृति का ज्ञान नहीं था, वो ज्यादा जानता नहीं था, तब उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि वो प्रकृति से डरता था, प्रकृति के प्रकोप से डरता था, ठीक है। और हमेशा वो क्या करता था, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल के चलता था, प्रकृति को वो मां मानता था, प्रकृति की वो पूजा करता था। ये सारी चीजें हैं जब आदिम अवस्था में थे। इसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी का स्तर जो था बहुत ही निम्न था। उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं था, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और मानव के सामाजिक विकास को की अवस्था अगर हम देखें तो आदिम अवस्था में था। मनुष्य जो था अपनी आदिम अवस्था में था, ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, ज्यादा प्रकृति का उसको ज्ञान नहीं था, वो डरता था, ये सब है। इसके बाद देखो, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन क्रिया, ये जो इंटरेक्शन होता है, इसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। अब ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की एक थ्योरी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पेपर में आ जाता है कभी कभी, देखो 2 नंबर में आएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आदिम मानव, यानी मानव जब अपनी आदिम अवस्था में था, जब वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, ज्यादा उसे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, उस समय में क्या था कि वो प्रकृति की जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं उसके साथ जो उसकी अन्योन क्रिया होती थी, उससे पर्यावरणीय निश्चयवाद का कॉन्सेप्ट निकला है। इसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और डिटेल में समझते हैं थोड़ा। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में
हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था और उसकी पूजा करता था। ये वो वाली कंडीशन है मानव की जब मानव को प्रकृति के नियमों का ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो उसकी आदिम अवस्था थी। उस अवस्था में मानव क्या करता था, प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता जो होती है उससे डर जाता था, ठीक है, और उसकी पूजा भी करता था। ये है। इसके बाद है प्रकृति का मानवीकरण। हमने क्या पढ़ा, मानव का प्रकृतिकरण। अब पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीकरण। अब देखो, जैसे जैसे मनुष्य को प्रकृति के नियमों का ज्ञान हो जाता है उसके बाद क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक जो बल है उसको समझने लगे। अब जब लोगों को प्रकृति और प्रकृति का ज्ञान होने लगा तो क्या हुआ, उन्होंने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ जो मानव था वो बेहतर और अधिक सक्षम टेक्नोलॉजी का विकास करने लगा। जैसे जैसे मतलब मानव को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं उसको समाज और सराउंडिंग के बारे में जानकारी मिली, तो वो सक्षम बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया। क्यों कर पाया, क्योंकि उसको प्रकृति का ज्ञान हुआ था। ठीक है, वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हुए। यानी कि पहले जब मानव आदिम अवस्था में था, जब उसको आग की खोज नहीं थी, आग के बारे में नहीं जानता था वो, ठीक है, वो उसने गाड़ियां नहीं बनाई थी, पहिए के बारे में नहीं जानता था, वो बिल्कुल आदिम अवस्था में था, शिकार करता था, ऐसे नॉर्मल सी जिंदगी जी लेता था, उसे खेती के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस अवस्था से धीरे धीरे वो स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि धीरे धीरे उसे समाज का ज्ञान हुआ, समाज में जो सराउंडिंग में जो संसाधन है उसका ज्ञान हुआ, संसाधनों का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ज्ञान हुआ। तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हुआ। और पर्यावरण से जो संसाधन हम मिले हैं उसके द्वारा ही वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, जो भी मतलब पर्यावरण में उसको संसाधन मिले उन संसाधनों का इस्तेमाल करके ही उसने संभावनाओं को जन्म दिया है। अब यहाँ पे संभावनाओं को जन्म देने का मतलब क्या है कि नई नई चीजों को की खोज की है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद है मानवीय क्रियाओं की छाप जो होती है वो सर्वत्र होती है। यानी कि मानव जो क्रियाएं करता है उसकी छाप हमें सब जगह देखने को मिलती है। कैसे, तो सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, मानव ने क्या किया, उच्च भूमि पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना दिए, बड़े बड़े नगर बसा दिए, खेत बना दिए, खलिहान, फलोद्यान, पहाड़ियों में चरागाहें बना दी, पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग बना दिया, अंतरिक्ष तक में उसने उपग्रह भेज दिए। यानी कि मानव की जो क्रियाएं हैं उसकी छाप हमें हर जगह दिखती है। ये सारा मनुष्य ने किया है। और कैसे किया है, जैसे जैसे उसको अपनी सराउंडिंग, अपने मतलब चारों ओर जो भी टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान हुआ उसके बाद ही कर पाया। तो पहले के विद्वानों ने इसको क्या बोला, संभववाद का नाम दिया। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। संभववाद पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और संभववाद क्या कहती है, संभववाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो प्रकृति होती है ना, जो नेचर होता है, हमें प्रकृति अवसर देती है। ठीक है, और मानव उन अवसरों का उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। कहने का मतलब है कि प्रकृति हमको क्या करती है, प्रकृति हमको अवसर देती है और उन अवसरों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन अवसरों को कहीं ना कहीं हम उपयोग करते हैं और धीरे धीरे जो प्रकृति है उसका मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि मानव जो भी करता है उसकी छाप कहीं ना कहीं प्रकृति में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूगोलवेता जो है ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है। क्या है इनकी संकल्पना, अभी हमने नव पर्यावरणीय नव जो निश्चयवाद था इसको पढ़ा, फिर हमने संभववाद पढ़ा, 2 कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। लेकिन टेलर जी जो है इन्होंने एक नई संकल्पना प्रस्तुत कर दी, एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया जो इन दोनों के बीच का है। यानी जो नव निश्चयवाद है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नव निश्चयवाद। और इसका मतलब है रुको और जाओ। ठीक है, इसको निश्चय रुको और जाओ नव निश्चयवाद के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, भूगोलवेता है ग्रिफिथ टेलर, इनके द्वारा ये दिया गया है। और देखते हैं ये संकल्पना क्या बताती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है ना तो बिल्कुल नितांत आवश्यकता की स्थिति हो, यानी ना तो पर्यावरणीय निश्चयवाद हो और ना ही बिल्कुल संभववाद हो, इन दोनों के बीच का इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि कुछ जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, इनका मतलब है उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि ना करती हो और संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि इन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है जो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए और नई नई संभावनाओं को उत्पन्न करे। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मान लो आपको पता है कि पेड़ को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है। अब वनों को बहुत ज्यादा काटा जाएगा तो क्या होगा, वनों को काटने से पोल्यूशन होगा बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं जो प्रकृति जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा।
तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में ये हो सकता है कि मैक्सिमम जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उससे ज्यादा पेड़ उगाना शुरू कर दो। तो ये कहीं ना कहीं इस नई कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा मानव भूगोल के क्षेत्र और मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अब यहां से आपसे ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा ये दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको मानव भूगोल के क्षेत्र बता रखे हैं। ये सारे क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। और इनके अंतर्गत मानव भूगोल के उपक्षेत्र आ जाते हैं। ये सारे क्या है, उपक्षेत्र हैं। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है आपसे, या तो ऐसे पूछ लेंगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं, या तो ऐसे पूछ लेंगे कि बताइए मानव भूगोल के कोई 4, कोई 5, कोई 6 क्षेत्र बता दीजिए। या तो सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप कैसे बताओगे, अगर आपसे सीधा पूछ लें तो आप बता सकते हो कि सामाजिक भूगोल जो है ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है, क्षेत्र में आ जाता है। फिर नगरीय भूगोल आ जाएगा, ठीक है, राजनीतिक भूगोल आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल हो गया, आवास भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया। ये सारे मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। और ये आपके 2 नंबर में, 4 नंबर में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र बताइए। तो इसमें व्यवहारवादी आ जाएगा, सामाजिक कल्याण आ जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, ठीक है, लिंग भूगोल आ जाएगा, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, इसके अलावा निर्वाचन आ जाएगा, संसाधन भूगोल आ जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ तो ये आपको मैंने मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र बता दिए। और एक लास्ट टॉपिक है जो आपको खुद से पढ़ना है। मैंने आपको मानव का प्रकृतिकरण बताया और प्रकृति का मानवीकरण बताया। आपके एनसीईआरटी में 2 बॉक्स दे रखे हैं, एक में आपको मानव का प्रकृतिकरण बताया हुआ है, दूसरा में प्रकृति का मानवीकरण बताया हुआ है। ये दोनों आपको एनसीईआरटी में जाके पढ़ने हैं। आप इसको पढ़ोगे बॉक्स को, तो आपको जो मैंने बताया था ना, इसके जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो चीजें आपको इसके अंदर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है। और यहाँ से ना आपके सोर्स वाला क्वेश्चन भी आता है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सिंपल इसमें कुछ कराना नहीं है। जब मैं आपका पैसेज करवाऊंगा ना, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे मैं आपको इन सभी टॉपिक को करा दूंगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ था नहीं, बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।